हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, हम बिजनेस मैथमेटिक्स इसमें शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होता है। देन टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मैट्रिसेस के टाइप। देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड देन माइनर एंड को फैक्टर्स। तो आज हम ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि हमारा मैट्रिसेस होता क्या है। तो देखो, मैट्रिसेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, m इंटू एन नंबर्स का। m इंटू एन क्या है? m इंटू एन जो है वो ऑर्डर बताता है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, सो दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं इसका ऑर्डर डिटरमाइन करूं, जो कि मैंने अभी बताया कि m इंटू एन की फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसके अंदर रोज कितनी है। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 1 एंड 2 दो रो हैं, तो हमारा जो n की वैल्यू होगी वो होगी 2। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने हैं? सो कॉलम भी हमारे यहाँ पे 1 एंड 2 दो कॉलम है, तो मेरे कॉलम हो गया 2। सो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जो m है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो n है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिसेस का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बट अगर मैंने जो मैट्रिसेस बनाई थी 2, 3, 4, 5, अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये 2 का क्या ऑर्डर है, मुझे ये बताओ, तो 2 का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन होगा? सेम चीज़ है, m इंटू एन की फॉर्म में ही हम ऑर्डर लिखते हैं, जहाँ पे हमारा m जो होता है वो रो होता है और n जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो आप पहले देखो कि 2 कहाँ पे है। 2 की रो क्या है? फर्स्ट। तो हमारा हम इसे कैसे लिखेंगे? 1, इसके ऑर्डर को। और कॉलम कौन सा है? ये भी 1 ही है। तो हम इसका ऑर्डर हो गया 2 का 1,1। ठीक है, अब मान लो अगर तुम मुझसे पूछ लो कि ये जो 3 है मैम, इसका ऑर्डर बताओ, तो अब तुम खुद देखो 3 की रो क्या है? 3 की रो है 1, तो 1 आएगा। और कॉलम क्या है? 3 का सेकेंड, तो 1,2 इज द ऑर्डर ऑफ 3। इस तरीके से हम मैट्रिसेस के ऑर्डर और उनके अंदर के नंबर के ऑर्डर का पता करते हैं। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैट्रिसेस, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, देखो अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगी? मान लो एक मैट्रिक्स है ए और एक है बी, तो हम कब कहेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी? तो पहले ए और बी का जो ऑर्डर है, जो अभी हमने ऑर्डर समझा है, वो सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ इन दोनों के अंदर की जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंट्रीज क्या होती है। देखो अभी जो मैंने मैट्रिसेस बनाई थी 2, 3, 4, 5, इनके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, ये ही एंट्रीज कहलाती हैं। तो आई होप तुम्हें ये पता चल गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मतलब ए एंड बी इक्वल हैं, ये बात हम कब कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस भी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने मैट्रिसेस पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं रो मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि इस रो में इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? एक रो है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1,3। ठीक है, तो रो मैट्रिसेस क्या होती है? रो मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जहां पे सिर्फ एक रो होती है, एग्जैक्टली 1 रो। सिर्फ एक रो अगर किसी मैट्रिक्स में होगी तो दैट इज रो मैट्रिक्स, एग्जैक्टली 1 रो। ठीक है, अब तुम्हें रो मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ना आपको बस मेन इनका समझना है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे जाके आपको हेल्प करेंगी, बेसिक समझना जरूरी है। देन हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। सो कॉलम मैट्रिक्स कैसे दिखती है? तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे दिखती है 2, 3 एंड 5। अब इसमें बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रो है? 1, 2 और 3।
3 इंटू कॉलम कितना है 1। सो इसका ऑर्डर ये होने वाला है। सो अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, एग्जैक्टली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, ठीक है। सिर्फ एक कॉलम जब होता है दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम तीसरे तरह की मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ओके। अब जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर मैं आपको जीरो या नल मैट्रिक्स बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखती है, 0 0 0 0 0 0। क्या समझ आया मैम? ये तो कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ देखो, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये m इंटू एन के ऑर्डर में होती है, जहां पे इसकी सारी एंट्री जीरो ही होती हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है तो सब कुछ जीरो का। अब हम पढ़ने वाले दूसरी तरह की नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नाम जैसा है, इसका काम भी वही है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें m इज इक्वल्स टू n होता है। क्या समझ आया? एम एन क्या है? इसका नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। अगर मैं इसे बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, 2 3 4 5, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इट इज 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। ऐसी होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अगर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? देखो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिर्फ उनमें वैल्यू होती है और वो भी सारे 1 होते हैं, यूनिट होते हैं, बाकी सारी एंट्री 0 होती है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस का हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। मान लो यार दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिसेस जो कुछ ऐसी दिखती है 4 5, दूसरी मैट्रिसेस है हमारी बी मैट्रिसेस जो कुछ ऐसी दिखती है 5 6 7 8। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे? तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, यहाँ पे इसका जो पहली एंट्री है उसकी एडिशन हम पहली एंट्री से कर देंगे, तो क्या आएगा 7, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरी एंट्री है उसी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर देंगे, 3 + 6 = 9। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसे लिखेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारी क्या थी 2 3 4 5 5 6 7 8। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एडिशन करके क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 + 5 7, 3 + 6 3 + 6 9, ठीक है। 4 + 7 दिस एंड दिस इट इज 11, 5 + 8 दिस प्लस दिस 13, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ज़्यादा हौच पौच नहीं हुआ है। दिस प्लस दिस, ये हमारा एडिशन करके आ गया। सो इस तरीके से एडिशन होता है मैट्रिसेस का। कैसे होता है, एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 6 7 8। अब आप मुझे बताओ कि कैसे एडिशन होगा। पहले क्या लिखूं, तो पहले मैं क्या लिखूंगी 1 + 5, क्यों, दिस प्लस दिस, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस मीन्स 2 + 6, ये हमारी दूसरी एडिशन होगी। देन वी विल ऐड दिस, जो ऑर्डर रहता है ना, जो जहाँ पे एंट्री रहती है उनको ही दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज 3 + 7 एंड द लास्ट वन इज 4 + 8, तो दिस इज 4 + 8। ये हमारा हो जाता है एडिशन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सब्ट्रैक्शन, कि अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक मैट्रिसेस है जैसे 2 4 7 8 और हमारी दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4।
अब हमें इन दोनों को करना है माइनस। तो अब देखते हैं कि हम कैसे माइनस करेंगे। जैसे हमने एडिशन किया था ना, वैसा ही सब्ट्रैक्शन होता है। हम क्या करेंगे, इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे, इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। फिर हम इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 2। अब सेम तरीके से हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 4। और अब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे, तो आंसर इज 4। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिसेस का। अब तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन में तुमने एक चीज देखी होगी जो मैं हर बार कर रही हूँ, क्या? अरे मैम, ऑर्डर पे तो आपका ध्यान ही नहीं गया। हाँ, सब्ट्रैक्शन और जब भी हम एडिशन करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, जो दोनों मैट्रिसेस थी उनका ऑर्डर सेम था। दिस इज 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे भी ऑर्डर 2 इंटू 2 था। और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसका ऑर्डर भी सेम ही होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर ऑर्डर चेंज है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ इस टाइम पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मान लो ये एक मेरी मैट्रिसेस है A, 2 3 4 5। अब मान लो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 से, तो अब मैं क्या करूँगी? क्या आएगा आंसर? क्या लगता है कैसे होगा ये? तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी होती है ना मैट्रिसेस से, तो हम मैट्रिसेस की जितनी भी एंट्री होती हैं उन सब की मल्टीप्लाई उस स्केलर से कर देते हैं। व्हाट डज मीन? 2 इंटू 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 3 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 4 और देन 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उस स्केलर को मैट्रिक्स की जो जितनी भी एंट्रीज होती हैं इंडिविजुअली उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे खोल के रखा, वरना आपको ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्टली यहाँ पे आपको 8 लिख कर आना है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस। कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिसेस का, अभी तो हमने स्केलर से की, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे खुद मैट्रिसेस का, तब हम क्या करने वाले हैं? तो देखो, मैं यहाँ पे एक मैट्रिसेस ले रही हूँ, दैट इज 1 1 5 0 और इसकी दूसरी एंट्री होगी 4 3 2। अब एक और मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, दैट इज -2 4 1 और 6 2 7 3 8। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 4। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी आपको किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम, वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नहीं समझ आया? फिर से सुनो, मैंने कहा कि जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैम अगर इनका आंसर आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होता है जो बचा हुआ चीज़ें होती है, जैसे 3 इंटू 4। अब जो आपका आंसर आएगा ना इसे मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर ये होगा। समझ आया? अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहले आसान वाले एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। देखो, मैंने यहाँ दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, एक का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, दूसरे का 2 इंटू 3 है। तो क्या पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो? हाँ, दैट इज पॉसिबल, हो रहा है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। अब देखो करते कैसे। सबसे पहले आपको ये जो रो है इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करनी होती है। समझ आया? पहली मैट्रिसेस की जो रो है उसकी मल्टीप्लाई कॉलम से करनी होती है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
दिस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस दिस एंड दिस 3 मल्टीप्लाई 4, क्या आएगा आंसर? 4, 2 2 जो 4 प्लस 12, तो आंसर आएगा 16। ये हमारा पहली एंट्री होगी 16। ठीक है, हमने 16 लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हम दूसरी एंट्री की तरफ पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसी की मल्टीप्लाई अब इससे करनी है। कैसे? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज 5। तो अब ये 5 हमारी दूसरी एंट्री होगी। अब इसी की मल्टीप्लाई हमें इससे करनी होगी, इससे। तो फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री आएगी हमारी 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर से इससे करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इससे करेंगे। कैसे करेंगे? 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 कितना हुआ? 8 प्लस 16, बताओ कितना हुआ? कैलकुलेट करो तुम खुद भी। ठीक है, 24। तो 24 हमारी दूसरी एंट्री होगी। फिर क्या करेंगे हम, इसी की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। सो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, क्या आएगा हमारा? 8। और सेम विद दिस। तो अब हमारा आंसर क्या आया? ये हमारा आंसर है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अब हमारे पास फिर से एक मैट्रिसेस ले रहे हैं 2 1 1 2। ठीक है, और दूसरी हमारी मैट्रिसेस होने वाली है 4 5 5 4। ठीक है, अब पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर क्या है हमारा। तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है, तो सेम मैच कर रहा है, मैच हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन अपना। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपको इसकी मल्टीप्लाई, मतलब पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी है। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, आंसर क्या है? 8 प्लस 5 13। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई 13। ठीक है, अब हमें इसी रो की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से करनी है। दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, आंसर क्या आया? 11। सॉरी गाइस, 11। तो अब यहाँ सेकेंड एंट्री हो गई हमारी 11। अब हमें क्या करना है, हमने इतनी एंट्रीज कर ली। अब हमें क्या करना है, इसकी जो सेकेंड रो है इसे फिर से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, आंसर क्या आया हमारा? 14। तो ये हमारी एंट्री हो गई 14। और अब फिर से हमें इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करनी है, जस्ट दैट इज 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, तो आंसर आया हमारा 7। ठीक है, आई होप तुम्हें मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझ लेना। नहीं समझ आए तो वीडियो वापस जाके देख लेना। ओके, सो पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। देखो, मैट्रिसेस ना मीनिंगलेस है जब तक हम उनसे कुछ वैल्यू ना निकाल पाए। तो जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक सिंगल वैल्यू, कैसी वैल्यू? सिंगल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। अब व्हाट आर द स्क्वायर मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती हैं जो या तो 2x2 की हो, या 1x1 की हो, या फिर 3x3 की हो। दैट इज द स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम समझते हैं कि आगे स्क्वायर डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है जो कि दिस इज द मैट्रिक्स, और ये किस ऑर्डर की है? इस 1x1 की ऑर्डर है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है 1x1 के ऑर्डर की। तो अगर हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट हमारी वही वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लो ए है, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज 3, और इसका ऑर्डर क्या है? 1x1। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 1 का ऑर्डर है। अब अगर मुझे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, और ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा?
3 का डिटरमिनेंट, जो कि खुद से सेम वैल्यू होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट सेम वही वैल्यू हो जाती है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है। लेकिन जब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम अब मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। 2, इसकी वैल्यू है 2 3 4 5, ओके। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 2 × 2 ऑर्डर की। अब अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करने वाले हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 माइनस, बीच में माइनस लगेगा, और फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 × 3। क्या आया हमारा? 10 - 12। सो आंसर इज -2। ये हमारा डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया। नहीं समझ आया? एक बार फिर से देखो, मैं दोबारा कैलकुलेट करके बताती हूँ बाय टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, बट प्लीज बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव while सॉल्विंग दिस। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ A, इस बार कुछ और वैल्यू ले लेते हैं 0 1 5 7। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। आई नीड टू कैलकुलेट A का डिटरमिनेंट। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी 0 × 7 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रखूँगी 1 × 5। सो आंसर विल बी द -5। तो ऐसे हमारा डिटरमिनेंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, और डिटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का कोई एक सिंगल वैल्यू निकालना। अब हम सीखेंगे कि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। 2 का तो सीख लिया, 1 का भी सीख लिया, अब 3 का देखते हैं। तो 3 का सीखने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से ही हम 3/3 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब पहले इसे समझते हैं। सो पहले समझते हैं कि माइनर क्या होता है, ठीक है। देखो अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है, A से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसका हम माइनर कैसे डिनोट करेंगे, MIJ। और IJ हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड J रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिसेस ली है A। अब ये ना जनरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब अगर मुझे इसका माइनर निकालना है, इस एक सिंगल एलिमेंट का, जो हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, तो अगर मुझे सिंगल एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, अब ये इसका ऑर्डर क्या है, 1:1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं इस फर्स्ट रो को हाइड कर दूंगी और इस फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूंगी, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख लूँगी। ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस फॉर्म में लिख लूँगी। दिस इज द माइनर ऑफ दिस वन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अब हमें 1:2 इसका माइनर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, तो मैं इस फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगी और इस सेकेंड रो को हाइड करूँगी, और बाकी बचे जो एलिमेंट है उनको लिख लूँगी। तो इट इज़ 1 1, सॉरी, it is 2 1 3 1 and A2 3 A3 3। ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही करके हम बाकी एलिमेंट्स का भी माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको लेके बता देती हूँ। इस बार ये अगर नहीं समझ आया अब तक तो इस बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो ये भी काफ़ी हौच पौच हो गया है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A इज़ अ मैट्रिक्स। ये पूरा एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब मुझे इस वाली वैल्यू का, दिस इज 1:1, इस ऑर्डर का मुझे माइनर निकालना। तो मैंने क्या बताया था कि ये 1 × 1 है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम इसको हाइड कर देंगे और बाकी बचे जो एलिमेंट है 6 7 9 1, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये इसका माइनर हो गया। अब मान लो कि मेरे को 3 का माइनर निकालना है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, दिस इज ऐसे लिखूँगी, ठीक है। अब मेरे को ये हाइड करना होगा और ये हाइड करना होगा, ठीक है। तो बाकी की वैल्यू क्या बचेंगी, 5 8
1 इस तरीके से हमारा माइनर कैलकुलेट होता है। तो अभी तक मैंने माइनर आपको पढ़ा दिया, अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाके वीडियो को देख लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ऐसा है नहीं खास, नाम हाँ थोड़ा अलग है इसका। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर में क्या होता है, अगर हमारा जो माइनर है, जैसे मान लो हमारा माइनर, मैंने आपको अभी बताया माइनर क्या होता है, माइनर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर माइनर के ऑर्डर को हमने ऐड किया और उसका सम हमारा इवन आता है, मान लो A11 है, तो ये माइनर इसका ये है, माइनर 1 है, तो इसका ऑर्डर को अगर हमने ऐड किया 1 + 1 = 2, और अगर वो इवन है तो हम कोई साइन नहीं लगाते, मतलब वैल्यू विल बी द पॉजिटिव। बट अगर हमने माइनर की जो ऑर्डर है उसको ऐड किया, मान लो माइनर का ऑर्डर ये है और अब मैंने इसको ऐड किया और वो हमारा ऑड आता है, तो हम माइनर में माइनस साइन लगा देते हैं, और यही कोफैक्टर होता है बस। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हम निकाल रहे थे डिटर्मिनेंट, 3/3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे। मैंने माइनर और कोफैक्टर अब आपको सिखा दिया है, अब हम इसकी हेल्प से उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, अगर अभी तक माइनर कोफैक्टर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके पीछे देख लो, बिकॉज अगर तुम्हें माइनर कोफैक्टर समझ नहीं आया तो तुम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये समझना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। सो अब देखो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स A जिसकी ये वैल्यूज़ है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट जो है उसको लिखेंगे 1, देन उसके बाद आपको पता है कि इसका सम, इसके ऑर्डर का सम क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2, और जो कि इवन है तो हम इसमें कोई नेगेटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब इसका हम माइनर लिखेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यूज़ मतलब जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने हाइड कर दिया। अब इसको हाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेंगी दैट इज 2, 5, 6, 3, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड दीज। ठीक है, और देन उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे दैट इज -3, तो -3 हमने लिखा। अब -3 का ऑर्डर क्या है, दैट इज 2 + 1 3, जो कि ऑड है, तो हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहो कि हम इसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका माइनर लिखेंगे। इसका माइनर क्या होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड करके जो बाकी की बची हुई वैल्यूज़ है हम उनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसी ही सारे ही एलिमेंट का मतलब इस 4 का, इसका और इसका, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग थ्रू द कॉलम, हम कॉलम से एक्सपेंड करें। अगर हम रो से एक्सपेंड करते तो हम इनका लेते, हम कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे को हम, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, हम 4 का लेंगे। अब 4 का ऑर्डर क्या है, 3 + 1, जो कि फिर से इवन है, तो इवन ऑर्डर के लिए हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते। अब इसकी हम ये रो और ये कॉलम हाइड कर देंगे और बाकी बची जो वैल्यू है 0, 2, -2 और 6 ये लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अब देखते हैं आगे। देखो इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे, मतलब 3 है ये, एक ये है, एक ये है, एक है। अब मैं एक एक करके आपको एक एक स्लाइड पे अगली इनको समझाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी ये पहला लिख लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सॉल्व क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये डिटर्मिनेंट है, और मैंने अभी वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया है। तो जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 3 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 × 6 ये लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 30। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा -24। ये एक वैल्यू मैंने आपको सॉल्व कराई। इसी की तरह जो बाकी की वैल्यूज़ है ना, जैसे ये मैंने सॉल्व कराया, अब ये जो बाकी का है ये अब मैं सॉल्व कराऊंगी। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने वैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट ही हैं जो मैंने अभी आपको सॉल्व करने सिखाए हैं। देखो तो अब इस सेकंड वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे नॉर्मल करते हैं, बस मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0 × 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब देखो 5 × -2 = -10, -10 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगी, 10 आंसर आ जाएगा, बट ऑलरेडी हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे,
-3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 30, और पहला वाला आंसर हमारा क्या आता है 24। तो याद रखना है वैल्यूज़, बाकी मेरे को तो याद है, ठीक है। अब हम तीसरी वाला जो कॉलम था ना उसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा ये कॉलम था हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा तीसरा कॉलम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को जैसे खोलते हैं वैसे ही इसे खोलेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 1 4। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 4 जा 60। अब हमारी वैल्यूज़ क्या थी, तो -24 थी, प्लस हमारा 30 था, और ये हमारा आंसर आ गया +60। तो अब हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी द 22। देखो ये हार्ड नहीं है, मैंने अलग अलग टुकड़ों में इसलिए तुम्हें करके बताया ताकि मैं ब्रीफली तुम्हें मतलब ढंग से बिल्कुल डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं थी और उन्हें मैट्रिसेस में दिक्कत आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ये इतना डिटेल में समझाया। मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये समझा देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। नॉर्मल आपने डिटर्मिनेंट को फैक्टर माइनर का बना के और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे खोल के सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो नाउ आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल। सो देयर इज़ ए मैट्रिक्स जो ऐसी दिखती है। पहले मैंने एक्सपेंड किया था बाय द कॉलम ऐसे, बट इस बार हमने एक्सपेंड किया है बाय द रो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब आप ऐसे निकालते हो ना तो आप बाय द कॉलम भी कर सकते हो, बाय द रो भी कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे भी कर सकते हो। तो पहले मैंने कॉलम ले लिया था ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। अब रो से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ये 2, यहाँ पे लिखा, देन उसका मैंने माइनर ले लिया। अब आपको पता है कि 2 का ऑर्डर क्या है 1 + 1, सो इट इज़ इवन, तो माइनस साइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख दिया। देन मैंने लिया 1। अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन लगाया, रीज़न बीइंग कि इसका ऑर्डर क्या है 2:1, तो इसका जो सम आएगा वो 3 आएगा जो कि ऑड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी लगा लिया। फिर उसके बाद ये वाली रो और कॉलम को मैंने हाइड किया तो बचा 3 0 1 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने लिया ये और इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो जो वैल्यू बची वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही पहला वाला मेथड 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से। सो 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या आएगा 2 + 3, ठीक है। -1 ये बाहर ऐसे ही रहेगा। अब फिर से 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 की मल्टीप्लाई 1 से यहाँ माइनस आएगा गाइस, 3 की मल्टीप्लाई 1 से -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगा। और देखो मैं अगर इसको सॉल्व भी करूँ तो लास्ट में मुझे 0 से ही मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को, तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। तो मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर रही, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस है गाइस, ध्यान रखना। अब 2 - 1 इज -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -2, ठीक है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, सो आंसर आएगा -5। आंसर इज -5। यहाँ पे मैं इसे और ढंग से लिख देती हूँ। सो इसका आंसर है -5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होती है। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो एक बार देख लेते हैं। सो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटर्मिनेंट, पूरा डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ा दिया है। 1 by 1 के ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के निकालने के लिए मैंने आपको माइनर पढ़ा दिया है, प्लस मैंने यहाँ पे आपको कोफैक्टर पढ़ा दिया है। आगे बढ़ने की ज़्यादा जल्दी मत करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना और स्पेशली जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ तक ही मैंने अब कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं आगे का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है और ये सब। देखो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं A' से या फिर A ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, AT से। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज़ हैं और जो हमारे कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं ट्रांसपोज में। अरे मैम ये तो बहुत वेग लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अभी आएगा, रुको अभी समझ आएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है A
जिसकी वैल्यू है 2 -4 6 3 1 4। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे एज अ कॉलम एंड कॉलम को लिख देंगे एज अ रो। तो ये हमारा क्या है, कॉलम है, तो इसको रो में लिखते हैं। रो में कैसे लिखेंगे, 2 -4 और 6, ये फिर से हमारा कॉलम है, इसे हम फिर से रो में लिख देंगे 3 -1 और 4। तो देखो यहाँ पे हमारा इसका ऑर्डर क्या था, कितनी रो थी, 2, कॉलम कितने थे, 3। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब अब हमारी रोज कितनी हो गई, 3 और कॉलम कितने हो गए, 2। तो यही ट्रांसपोज होता है, जहाँ हम रोज को एज ए इंटरचेंज कर देता है एज अ कॉलम। ठीक है, और उनका ऑर्डर भी हमारा इंटरचेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना, इसे ही ट्रांसपोज कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो एक से ही आ गया होगा, स्टिल एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा फिर से एक मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा ये रोज है इन्हें कॉलम की तरह लिख देंगे, 2 5 8, इसको भी लिखेंगे 3 6 9 4 7 8। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। यहाँ हमारा ऑर्डर क्या था, 3/3 का, यहाँ भी ऑर्डर 3/3 का है। इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम ही रहेगा। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए रहा था ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। मैंने डिटर्मिनेंट कवर कर लिया, माइनर को फैक्टर कवर कर लिया, ट्रांसपोज कवर कर लिया। इस पार्ट में मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगी। क्या, सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम वो सीखेंगे। और हम दो तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला होगा हमारा इनवर्स मेथड एंड सेकेंड इज क्रैमर्स रूल। ठीक है, एक हमारा होगा इनवर्स मेथड एंड द सेकेंड विल बी द क्रैमर्स रूल, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल। ओके, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कोफैक्टर, माइनर फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें थी। और अब मैं होप कर रही हूँ कि अब अगर आप इस पार्ट को देखने आ रहे हो तो आपने अब तक वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली होंगी। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं इन्वर्स वाला मेथड। और सबसे ज़्यादा मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोनों को सीखने के बाद कि क्या हम सिर्फ एक मेथड को प्रीफर कर सकते हैं, एक मेथड पढ़ के जाए तो चलेगा क्या। देखो गाइस, अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है तो आप वो मेथड ही लगाओगे। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो यू कैन चूज एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि इन्वर्स से हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, इन्वर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम ये देख लो कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। लेट सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो अगर मैं ए का इन्वर्स निकालना चाहूँ तो मैं उसको डिनोट करूँगी ए इन्वर्स, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एंड ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, लेकिन एडजॉइंट नहीं बताया था। एडजॉइंट इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले भी किसी भी मैट्रिक्स को हमें ये देखना होता है कि क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये कैसे पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके डिटर्मिनेंट से। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं, देन डायरेक्टली चलेंगे कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है ए, तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने के लिए ये देखेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। और उसके लिए हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बता रही हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर भी देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला वैल्यू ले रही हूँ 4, देन उसके बाद ये वाली और ये वाली वैल्यू मैं हाइड कर रही हूँ और इसके अंदर की वैल्यू मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से -0 यही आ जाएगा। देन उसके बाद मैं लूँगी ये वाली टर्म
और ध्यान रखना हमारे साइन ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी 4 का साइन मैंने प्लस ले लिया है, तो अब 2 का साइन मैं माइनस लूँगी। सो -2 एंड माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, सो +2। अब फिर से मैं क्या करने वाली हूँ, देखो मैं इसे इरेज करके एक बार दिखा, देखो अब मैं ये 2 वाली जो रो है, या 2 वाली रो और जो कॉलम है उसको हाइड कर लूँगी। उसके अलावा जो वैल्यू बचेंगी उन्हें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड फिर माइनस लगा के 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। देन हमारी लास्ट वैल्यू है 1, हम इसको भी ले लेंगे 1, और हम फिर से यही करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर देंगे और बाकी की जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी इनको ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम इस पूरे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन कि a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हमें ये बात पता चल गई। अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ a। अब हम देखते हैं कि हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें उसके सारे एलिमेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 4 का कोफैक्टर लूँगी तो कैसे कैलकुलेट करूँगी, हाइडिंग दिस रो दिस कॉलम, बाकी की जो वैल्यू बची है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 3, मतलब 4 का जो कोफैक्टर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, देखो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इसका एलिमेंट लिख दिया कोफैक्टर ऑफ दिस। अब हमारा साइन क्या होगा, देखो इस एलिमेंट का अगर मैं ऐड करूँ 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 इज़ एन ऑड नंबर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन चलता है। और अब इसको और इसको हाइड कर दूंगी, जो वैल्यू मेरी बचेंगी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 2 = 6, तो ये हमारा -1 इसका कोफैक्टर आ गया। इसी तरीके से मैं ईच एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करूँगी और फिर उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा एडजॉइंट होगा ए का, ठीक है। देखो गाइस, अब मैंने ये जो ए मैट्रिक्स थी इसके हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैलकुलेट करके इस वाली मैट्रिक्स में लिख लिया है। अब अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है ए का तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स मैंने कैलकुलेट की है इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज क्या होता है, जहां हम रोज को कॉलम बना देते हैं, जैसे कि ये पूरे को हम इस तरीके से लिखेंगे -6, अब इसे हम फिर से ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं। और इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो गया। अब हम निकाल क्या रहे थे, हम ए का इन्वर्स निकाल रहे थे। तो ए इन्वर्स क्या होता है हमारा, एक मिनट गाइस इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ, तो हमारा ए इन्वर्स क्या होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 8 और ए का एडजॉइंट हमारा क्या है, दैट इज 3 2 -9 -1 2 -5 -6 -4 एंड 26, ये हमारा है ए का इन्वर्स। इस तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट्स करते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब आपको होप ये समझ आ गया होगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इन्वर्स की हेल्प से। नाउ लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर ये 3 इक्वेशन ऐसे दे रखी हैं और आपको बोला है कि आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में इसे लिखना होगा। अब देखो जो x है ना उसके अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपको फाइंड करनी है, x, y और z की वैल्यू, और a के अंदर क्या आएंगी, जो भी इनका कोफिशिएंट है। लाइक अगर ये x + y + z इज इक्वल्स टू 5 लिखा है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1 × x 1 × y 1 × z इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे इसे 2 × x 1 × z और -1 × z इज इक्वल्स टू 2 लिख सकती हूँ ना। तो a के अंदर इनके कोफिशिएंट आएंगे और b के अंदर क्या वैल्यू आएंगे आपकी, जो इक्वल्स टू में वैल्यू, लाइक 5 2 2। तो अगर मैं यहाँ पे a मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो उसके अंदर क्या वैल्यू आएंगी, 1 1 1 2 1 -1 2 -1 एंड 1, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू बताना चाहूँ x मैट्रिक्स की, तो वो क्या आएंगी, x, y और z, जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है।
आई एम टॉकिंग अबाउट बी, तो बी के अंदर 5 2 2। अब यहाँ पे हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमारी तीनों मैट्रिक्स बन गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, a इनवर्स b, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होती है वो इधर जाके डिवाइड में जाती है, ये तो बेसिक आपको पता होगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपको कुछ कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से लिख लोगे, a इनवर्स आपको निकालना आता ही है, और उसकी मल्टीप्लाई आपको डायरेक्टली बस b से करनी है, b मैट्रिक्स ये रही। तो सबसे पहला स्टेप अब हमारा क्या होगा, अब हमें कैलकुलेट करनी होगी a इनवर्स की वैल्यू, और उससे भी पहले हमें ये देखनी होगी कि क्या a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कैसे देखेंगे, अभी तो बताया, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो a का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलो अब a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करके बाकी बची वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस वन मल्टीप्लाई -1, फिर उसके बाद आएगा माइनस बीच में। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा के बाकी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और बाकी का फिर बचा +1। ठीक है, अब फिर से ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा देंगे, बाकी की मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, और ये आ जाएगा -2। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -8। मेरे साथ साथ ना कॉपी पेन उठा के करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं होगा और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं होगी। और ए डिटर्मिनेंट और ये सारी चीज़ें तो तुम्हें निकालनी आई गई है ना, तो उठाओ यार, क्या लेटे हुए वीडियो क्यों देख रहे हो। तो अब देखो, अब a का डिटर्मिनेंट हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट सिम्बलाइज a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, a का एडजॉइंट। तो हमें सबके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैलकुलेट करने होंगे। तो चलो सबके कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, अभी बता चुकी हूँ, पहले भी बताया है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। सो अगर हमें इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ 1। इस वाली रो को इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, बाकी की जो वैल्यू है उनका इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1, ठीक है, और दैट इज़ 1 1। अगर -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे ये +1 ऐसे आएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 0। तो इसका कोफैक्टर होगा 0। इस तरीके से आप बाकी सबकी कोफैक्टर वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है ना, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि आपको रोज़ को कॉलम बनाना है और कॉलम्स को रोज़ बनाना है, और फिर देखो कि आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन शुरू करो। देखो, मेरा a इनवर्स ये आया है, हमने ये निकाल लिया था -8 a का डिटर्मिनेंट, देन उसके बाद मेरी जो एडजॉइंट आया है वो ये आया। एडजॉइंट कैसे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप था x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स से करनी है बस। तो अब हम चलो इसकी मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स से करते हैं। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ डाउट है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। तो हमारी इन द एंड इस तरीके से कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं, ठीक है, दैट इज़ a इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्म इसकी हो गई है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करनी है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लेना। तो जिन्हें आती है ठीक है, अच्छे से मेरे साथ करो, नहीं आती तो एक बार फिर से समझ लो, बट ये मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। तो देखो, सबसे पहले हम ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। ये वाली मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और ये वाली मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर की। अब ये वाली चीज़ें तो इक्वल है, ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स के जो आपके कॉलम होते हैं और इसकी जो रो ये होती है, मतलब ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, ये जो बचे हुए कॉम्पोनेंट होते हैं ना, इस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स आएगी, 3/1 ऑर्डर की। हमें ये पता चल गया। अब चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1/8 अभी ऐसे ही रखे रहने देते हैं। ये सारा जो पूरा कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई इसकी पूरी रो से करते हैं। मतलब कैसे, 0 × 5 प्लस -2 × 2 प्लस -2 × 2। एक मिनट में ये चीज़ें हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। एक मिनट गाइस,
ठीक है, इतना यहाँ से हट गया। आई होप अब ये क्लियर होगा। ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 × 5 इज 0, -2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर से करेंगे तो -4 और -4 इन प्लस -4 इज इक्वल्स टू -8। तो हमारा जो पहला कॉम्पोनेंट आएगा वो -8 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी पूरी मल्टीप्लाई फिर से इससे करेंगे। कैसे? -4 × 5 प्लस -1 × 2 प्लस 3 × 6। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दैट इज -20 -2 और प्लस का दिस एंड दिस, ये 2 होगा यहाँ पे, 3 × 2 तो 6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? दैट इज -16। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी भी पूरी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे और वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख। देखो, अब हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इस 8 को अंदर लेके जाऊँ तो मैं -8 डिवाइड बाय -8 क्या आ जाएगा? 1। उसी तरीके से -8 डिवाइड बाय 16 मेरा आ जाएगा 2। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो अल्टीमेटली कुछ ऐसे दिखेगी, 1 2 एंड 2। ठीक है, सो हम x इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली हमारी दिस मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 एंड 2। अब मैंने आपको बताया था कि x भी आपकी एक मैट्रिक्स है। स्टार्टिंग में ही हमने x को भी एक मैट्रिक्स की तरह लिखा था ना, याद आया कुछ? इस तरीके से x y और z इज इक्वल्स टू, अब हमारी ये चीज़ जो होगी वो इसके इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमारी वैल्यू फाइंड होती है। तो अब मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया। अब हम चलते हैं क्रैमर्स रूल पे। अब क्रैमर्स रूल सीखने के बाद ना तुम इस मेथड को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करोगे, वो इतना बढ़िया मेथड है। तो देखो, क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करते हैं और उसी से हमारा आंसर आ जाता है। अरे मैम, डिटर्मिनेंट से कैसे आंसर आ जाएगा? आएगा। ठीक है, तो देखो, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स देखो तो वो किस फॉर्म की होती है? वो ऐसे होती है, A11 A12 A13 एंड सो। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, जो मैंने आपको पहले ही सिखाती थी। सबसे पहले हमें क्रैमर्स रूल लगाने से पहले हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है और ये देखना होता है कि क्या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का या इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिख के आना है कि नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सबसे पहले ये कंडीशन सॉल्व करके दिखाओगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आगे का क्वेश्चन करोगे, नहीं कर रहा होगा तो बेफालतू के दिमाग पच्ची मत करना। ठीक है, एग्जाम में पिछले से पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था और बच्चे लगे पड़े थे सॉल्व करने में, इसलिए इस कंडीशन को ध्यान रखो। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रैमर्स रूल लगाते कैसे हैं और कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 इक्वेशन दे रखी है और लिखा हुआ है ऊपर सॉल्व दिस यूजिंग अ क्रैमर्स रूल। ठीक है, डायरेक्टली लिखा है, वैसे मेजॉरिटी लिखा नहीं होता है, आपको डायरेक्टली कोई सा भी लगाना होता है, बट मान लो इस क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया अभी, सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है कि क्या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसका ना इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे? देखो, d इज इक्वल्स टू, वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, ये देखो, जैसे पिछली वाले में हमने वैल्यू ली थी ना, वैसी आएंगी। मतलब जो इनका कॉफिशिएंट होगा, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट, यही सारे जो कॉफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहीं पे ना बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इक्वेशन तो यहीं लिखी है, इट विल बी ईजी फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी। तो यहीं पर लिख लेते हैं, x का कॉफिशिएंट इज 1, y का कॉफिशिएंट इज -4, z का कॉफिशिएंट इज -1, ऐसी 2 आ जाएगा, -5 एंड 2, देन 3 2 एंड z। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से शुरू कर देंगे 1, उसके बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो दैट इज, ओ सॉरी, इट्स 1 गाइस, इट्स 1, -5 मल्टीप्लाई 1 इज -5, बीच में आएगा माइनस, फिर -2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। ठीक है, देन उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 4। देखो, मैंने इसे डायरेक्टली लिखा है, कैसे? क्योंकि हमारे साइन चलते हैं प्लस
माइनस एंड प्लस, -4 एंड -4 दोनों माइनस माइनस आएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम फिर से ये वाली रो एंड ये 4 वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो दैट इज, एक मिनट में चेंज कर लेती हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। फिर हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कॉलम ले लेते हैं, स्टार्ट हो गया, 2 × 1 इज 2। देन उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और बीच में तो हमारा माइनस आता है, तो -3 और माइनस दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6, ठीक है। देन इसके बाद हमारा फिर से आ जाएगा बीच में -1, ओके। अब हमने फिर से कॉलम शुरू किया और इस बार हम ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम हाइड कर देंगे। अब हमारी वैल्यूज क्या बचेंगी, दैट इज 2 × 2 दैट इज 4, यहाँ आ जाएगा 4। देन 5 × 3 इज 15, बीच में आता है माइनस, और माइनस ऑलरेडी प्लस हो गए होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया गाइस, बट मैं डिटर्मिनेंट ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो आई होप तुम्हें समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमारा d आ गया, अब इस d को ना याद रखना, d इज इक्वल्स टू 34। अब हम देखते हैं कि आगे का सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब x, y और z की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब हम ये देखें, देखो अब क्रेमर्स रूल में क्या होता है, मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रेमर्स रूल में x की वैल्यू इज इक्वल्स टू d1/d, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू d2/d एंड z वैल्यू इज इक्वल्स टू d3/d। अब d तो ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हैं, व्हाट इज द d, द कैलकुलेशन वी हैव डन, वी गॉट द d इज 34। अब ये d1 d2 d3 क्या है, हाँ यही तो मेन दिक्कत है, d1 d2 d3 क्या है। देखो ये वैल्यूज याद है तुम्हें, 11 39 एंड 1, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब हमने d कैलकुलेट किया था तो d में हमने क्या लिया था, x का कोफिशिएंट, 4 y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट। अब हम क्या, देखो तब हमने जब ये वैल्यूज ली थी तो हमने इन सब का कोफिशिएंट ले लिया था, ठीक है। हम वैसे ही अगर पूरा डिटर्मिनेंट लें और उसके अंदर जो हमारी पहली वाली वैल्यूज है, मतलब जो x वाला कोफिशिएंट है उसको हम इन वैल्यूज से रिप्लेस कर दें तो हमारा d1 आ जाएगा, और अगर हम उन सबको y के कोफिशिएंट वाली वैल्यूज से रिप्लेस कर दें तो d2 आ जाएगा, और सेम विद द z। मैम नहीं समझ आ रहा, क्या बता दूँ, अभी देखो ये क्लियर करती हूँ, तुम्हें समझाती हूँ ढंग से, तभी तुम्हें समझ आएगा, ऐसे नहीं आ रहा है, समझ गए, ठीक है। देखो हमने d निकाला था, व्हाट इज d, 1 -4 -1 2 -5 2 -3 2 एंड 1, ये d था हमारा। अब अगर मुझे d1 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, देखो d1 कैसा दिखेगा, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना इनको मैं रिप्लेस कर दूंगी इन वाली वैल्यूज से, मतलब 11 39 एंड 1, बाकी मेरी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 5 2 -1 2 एंड 1, ये आ गया मेरा d1। और अगर मुझे d2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, d2 निकालने में मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस कर दूंगी 11 39 एंड 1 से, समझ आया, ठीक है। जो वैल्यू हमें निकालनी है -d2, d मतलब जो d2 है, d2 से हमें क्या निकलेगा, y निकलेगा, तो हम y वाले जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल्स टू वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, d1 मतलब ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो अब ये हमारा d1 है, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा, 11। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, -5 -4 प्लस, अब ये वाली वैल्यू तुम्हें पता ही है कि साइन प्लस माइनस और प्लस चलते हैं, तो ये +4 और माइनस, वो -4 और माइनस प्लस हो गया हमारा, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, और हम इसकी वैल्यू लिख देंगे अंदर 39 2 1, इसकी आ जाएगी 78 + 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी तुम्हें आता है तो इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट कर रही हूँ। अब अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन लेकर आऊँ तो मेरा d1 भी आ जाएगा -34, ठीक है। हमारा d1 आ गया -34, d हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, d हमने निकाला था जो कि हमारा आया था 34,
डी हमारा था 34 और हमारा D1 आ गया दैट इज़ -34। तो अगर अब मैं कहूँ कि व्हाट इज़ एक्स की वैल्यू, तो तुम्हें डायरेक्टली क्या करना होगा, D1 अपॉन डी, मतलब -34 अपॉन 34 और तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। इतना सिंपल है। अब अगर तुम्हें D2 कैलकुलेट करना है तो हम सेम उसी तरीके से भी D2 कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे D2, चलो अब D2 कैलकुलेट, देखो कुछ D2 हमारा ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे हमने ये जो बीच वाला कॉलम है इसकी जगह पे ये सारी वैल्यूज़ लिख लिया। अब हम नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 39 इंटू 1 इज़ 39, -2 इंटू 1 इज़ 2, देन -11, फिर ये कॉलम और रो हाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस मल्टीप्लाई दिस, देन उसके बाद आ जाएगा माइनस बीच में और ये माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज़ 6, देन अगेन -1 ब्रैकेट खुलेगा और अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे तो दैट इज़ 2 प्लस 39 इंटू 3 इट इज़ 117 एंड आफ्टर ऑल कैलकुलेशन वी विल गेट -170। ठीक है, हमारा D2 आ गया। अब जैसे हमने D1 वाई एक्स की वैल्यू निकाली थी, अब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो D हमारे पास क्या था, D हमारे पास था 34 एंड D2 वी हैव कैलकुलेटेड इज -170। तो अगर मैं D2 अपॉन D करूँ विच इज़ इक्वल्स टू वाई, सो ये हो जाएगा हमारा -170 अपॉन 34 दैट इज़ -5। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्रैमर्स रूल से x, y और z की वैल्यू निकालते हैं। अब सेम तरीके से हम z का भी सेम ही करेंगे और z की वैल्यू जो आएगी आंसर में that will be D3 upon D, that is 272 upon 34 which is going to be 8। ठीक है, तो x, y और z की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -5 एंड z इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से क्रैमर्स रूल से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, मैं आपको ऑलरेडी सारा बेसिक जो है वो कवर करवा चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की, इनवर्ट्स, क्रैमर्स रूल सब कुछ करा दिया है। तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो बेसिक से नहीं आएगा, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एप्लीकेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं अब कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3 फर्म ABC सप्लाई 40, 35, 25 ट्रक लोड ऑफ स्टोन and 10, 5, 8 truckload of sand respectively to the contractor. If the cost of stone and sand are 1200 and 500 per truckload respectively, find the total amount paid by contractor to each of these firm by using matrix method। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको बनानी होती है पहले मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाएंगे A एंड B, फिर उनकी हम कराएंगे मल्टीप्लाई और उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्या आती है स्टूडेंट को, उन्हें ये नहीं समझ आता कि ये जो मैट्रिक्स बनानी है ये कैसे बनानी है, वर्टिकल बनानी है, हॉरिजेंटल बनानी है, क्या बनानी। तो देखो इसका ना मैंने बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला है। तुम्हें जो भी चीज़ गिवन हो या देखो तुम्हें जो चीज़ निकालनी हो, जैसे हमें यहाँ क्या निकालना है, कॉन्ट्रैक्टर पेड, अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू ईच ऑफ दीज फर्म, मतलब इंडिविजुअल फर्म का हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए वाली, इसके इस साइड में हमें जो निकालना है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए, बी और सी। देखो अब इसमें मैं सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स बना रही हूँ एक्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मैं कैसे बनाने वाली हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी ए, यहाँ बी और यहाँ सी। फिर मेरे पास क्वांटिटी किस चीज़ की है, स्टोन की और सैंड की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पूरी बना दी। अब देखो ए ने कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी है, ए ने 40 करी है, ठीक है, बी ने 35 करी है और सी ने 25 करी है। वहीं सैंड की क्वांटिटी हमें दे रखी है 10, 5 और 8। एक मैट्रिक्स तो मेरी ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा मेरी दूसरी मैट्रिक्स जो होगी, यहाँ लिख लेते हैं, इसके अलावा मेरी दूसरी मैट्रिक्स जो है अब वाई मैट्रिक्स, उसके अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगी पहले तो यहाँ पे आ जाएगा स्टोन
और सेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीज़ पिछली मैट्रिक्स में यहाँ पे आई थी वो इस साइड, अब वो इस साइड में आ जाएगी, तो स्टोन और सेंड हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखने वाले प्राइस, जो हमारा प्राइस था, तो स्टोन का प्राइस क्या था 1200 और सेंड का प्राइस था 500, ठीक है। ये हमारी दो मैट्रिसेस हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या था वो देखते हैं। हमें निकालना था टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ईच ऑफ दीज फर्म बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टोटल अमाउंट हमें निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ये एक्स मैट्रिक्स से हमारी क्वांटिटी आ गई और हमारी वाई मैट्रिक्स से आ गया प्राइस, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास अमाउंट आ जाएगा ईच उसका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मल्टीप्लाई कैसे होगी। देखो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताई थी कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका रोज एंड कॉलम कितने हैं, तो इसमें 3 रो है, ओ सॉरी हाँ 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। और जो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है वाई, उसका हम देखते हैं क्या है, तो उसमें हमारा यहाँ पे देखो कितनी रो है, 2 रो है और 1 कॉलम है। तो मैंने ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, चेक करते हैं क्या उसमें भी 2 है, हाँ उसमें भी 2 है, तो ये बराबर हो गए, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब इसे देखते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे एग्जैक्टली। सो अब आंसर निकालने के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दैट इज 3 × 2 और वाई का क्या है 2 × 1। ये चीज़ कॉमन हो गई है, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन सिखा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही। मैंने बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कैसे आप एक प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, ये जो मैंने तुम्हें पैटर्न बताया है ना कि इस साइड क्या लिखा जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स में इस साइड क्या लिखा जाएगा, ये तुम किसी भी एप्लीकेशन पे अप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर सही आएगा। अब इसका आंसर जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके कर रहे होंगे, तो आपको ये आंसर आप खुद निकाल लोगे। ए का आंसर आ रहा है 53,000, ठीक है। बी का आंसर आएगा आपका 44,500 और सी का आपका आंसर आएगा 34,000। तो ये अपने मैच कर लेना आंसर, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो बता देना, वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दूंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही है, इसे पढ़ते हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज 3 टाइप ऑफ ट्रक T1, T2, T3 टू ट्रांसपोर्ट 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स V1, V2, V3। जो कैपेसिटी है सारे ट्रक की वो हमें इस फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप, number of vehicle of each type which can be transported if the company has 20, 30, 20, 10, 20, 30 ट्रक ऑफ ईच रेस्पेक्टिव। देखो अब हमें फिर से 2 मैट्रिक्स बनानी है। मैंने जो तुम्हें पहले वाले सॉल्यूशन में बताया था ना, उसको याद करो। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहली मैट्रिक्स होगी x, उसके यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल आएंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे V1, V2, V3 आएंगे। यहाँ पे भले ही हमें मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है, बट हमें ये नहीं देखना, हमें अपना देखना है सॉल्यूशन। नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने ईच टाइप, तो यहाँ पे ये चीज आएगी। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, ये T1, T2, T3 दे रखे हैं, तो अब ऊपर हमारा T1, T2 और T3 आएंगे, ठीक है। तो अब देख लो इन्हें, अब इस हिसाब से वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ 1 आएगा, देन 3, देन यहाँ पे 2 एंड 2, 2 और 3, फिर ये यहाँ पे ऐसे जाएगा तो 3, 2, 2, ठीक है। ये हमारी पहली मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स हमने बनानी है वाई मैट्रिक्स। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो चीज यहाँ पे आती है, अब वो वाई मैट्रिक्स में कहाँ आएगी, यहाँ आएगी T1, T2 और T3। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ट्रक की 10, 20 और 30। बन गई दोनों मैट्रिसेस, वही सेम मेथड लगेगा सारे क्वेश्चंस में। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है
कि नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफ कंपनी हैज 10 20 30 ट्रक ऑफ ईच रेस्पेक्टिवली। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा आ जाएगा आंसर। तो अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैंने पिछले में भी बताई थी, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है कितने हैं इसमें, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है क्या वो इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर है। इस वाले का ऑर्डर क्या है 3 × 1, तो क्या ये 3 3 मैच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं इनके आंसर्स तुम्हें बता देती हूँ कि आंसर क्या होंगे, इन्हें सॉल्व तुम खुद करना क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा चुकी हूँ। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा V1 इज इक्वल टू 140, V2 इज इक्वल टू 130 एंड V3 इज इक्वल टू फिर से 140, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे आंसर। तो अब मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझा दी है, जो मैंने पैटर्न आपको समझाया उसे याद रखना, कहीं भी लगा दोगे कहीं भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एप्लीकेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। The amount of 5,000 put into 3 investment at the rate of interest of 6, 7 and 8% per annum respectively. टोटल एनुअल इनकम जो आई है इन सारे इन्वेस्टमेंट से वो 358 आई है। इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम थर्ड। ये कहा है कि अगर मैं 6 और 7 वाले रेट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऐड कर दूं तो वो तीसरे वाले मतलब 8% वाले से 70 ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमें कही गई है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें ये पता करना है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है 6% पे, 7% पे और 8% पे, वो कितने कितने अमाउंट की करी है, क्योंकि कंबाइंड अमाउंट तो हमें दे दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। जब मैंने तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी तो मैंने 2 मेथड तुम्हें सिखाए थे, एक तो था इनवर्स मेथड और एक था हमारा क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो देखो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह देता है कि आपको इनवर्स मेथड से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है तब तो आपको वही करना है, वरना आप कोई भी मेथड अपना लगा के कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो वीडियो ऑलरेडी देख के आए हो और उसके बाद ही इस वीडियो पे आ रहे हो, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा आप एप्लीकेशन कैसे ही करोगे। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको करना। तो देखो, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं कि हम इक्वेशन बनाते हैं, तो वही काम अब यहाँ हम करने वाले हैं। देखो, हमारे पास लेट कर लेते हैं कि लेट इन्वेस्टमेंट इन 6, 7, 8% बी, कितना कितना हमने इन्वेस्ट करा है, हम उसे लेट कर रहे हैं कि x, y और z इतना हमने इन्वेस्ट करा है 6 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 6% वाले में मैंने x अमाउंट इन्वेस्ट करा है, 7% वाले में y और 8% में z, ठीक है। अब देखो, हमारी पहली इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन 1 क्या बनेगी। अब अगर मैं कहूं कि x + y + z इज इक्वल टू 5000, तो क्या ये बात सही होगी? सही होगी मैम। क्यों सही होगी? क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो 5000 की है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, तो दूसरी इक्वेशन देखो क्या बन सकती है। यहां लिखा है टोटल एनुअल इनकम इज 358, मतलब 6%, 7% और 8%, तीनों परसेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उससे मेरी टोटल जो इनकम आई है वो 358 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज 0.06, क्योंकि 6% है x, प्लस 0.07 y प्लस 0.08 z इज इक्वल्स टू 358। यही तो आएगा ना हमारा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि टोटल इनकम हमारी 358 है, ठीक है। अब इसके अलावा भी मेरी एक इक्वेशन और बनेगी। कैसे? यहां पे था कि फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट इज 70 रुपीज मोर देन द थर्ड, मतलब जो पहली 2 इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम आई है वो 70 रुपीज ज्यादा है 8 वाली इनकम से। तो अब हम यहाँ पे तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारी तीसरी इक्वेशन क्या होगी, 0.06x प्लस 0.07y इज इक्वल्स टू 0.08z प्लस 70, क्योंकि 70 रुपये हमारी ज्यादा जो है वो इनकम बताई गई है। तो अब हमारी 3 ये इक्वेशन हो गई हैं, ठीक है। एक बार इन्हें अच्छी तरीके से लिख लेते हैं।
बहुत ही अनसिस्टमैटिक सी लग। तो देखो मैंने ये तीनों इक्वेशन बहुत ढंग से लिख लिया। अब इन इक्वेशन को ना थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। जैसे ये और ये वाली इक्वेशन है, तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकती हूँ कि 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 35800। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और मैं इस वाली इक्वेशन को भी फिर ऐसे ही लिख सकती हूँ कि 6x प्लस 7y प्लस इज इक्वल माइनस 8z इज इक्वल्स टू 7000। मैंने 8z कैसे लिखा, ये वाला टर्म इधर आ गया तो इधर प्लस में था, इधर ये वाला टर्म प्लस में था, तो जब यहाँ आया तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी मैट्रिक्स बनाते हैं, जो नॉर्मली मैंने तुम्हें सिखाया है। तो चलो अब इनकी मैट्रिक्स बना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें पता है कि हमारी 3 मैट्रिसेस बनेगी, पहली A, दूसरी X और दूसरी B। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख के आए उन्हें पता है कि कैसे सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी X में A मैट्रिसेस। तो A मैट्रिसेस क्या होगी हमारी, that will going to be 1 6 6 1 7 7 1 8 -8। मेरे साथ साथ ना तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और चेक करो कि क्या तुम्हारी भी A मैट्रिसेस यही आई है, ठीक है। उसके अलावा जब हम X मैट्रिक्स बनाएंगे तो X मैट्रिसेस वेरी सिंपल, X Y और Z। देखो कॉपी पेन लेके बैठो वीडियो में और साथ में ही सॉल्व करो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और जो B मैट्रिक्स है हमारी वो क्या हो जाएगी, B मैट्रिक्स विल बी 5000 35800 एंड 7000। ये हो जाएगी हमारी B मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है कि X हमें निकालना होता है, कलर चेंज कर लेती हूँ फॉर बेटरमेंट। X हमें यहाँ निकालना होता है और X क्या होता है, A इनवर्स B। ये हमारा ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारी सॉल्व होती है। अब आप इसको ना क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, और मैंने जो आपको इन्वर्स सिखाया था इन्वर्स मेथड, उससे भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मैं आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर देती हूँ कि क्या आंसर है, इसको पूरा सॉल्व करना और देखना कि आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन थी, मैट्रिक्स वगैरह सब बन गई। तो अब इसके आंसर क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू 1000 आएगा, y इज इक्वल्स टू ये आएगा, एंड z इज इक्वल्स टू 1800 आएगा, ठीक है। गाइज यहाँ 0 है, आई होप आप समझ पा रहे हो। हाँ, तो ये थे आपके आंसर इस वाले क्वेश्चन के। अब आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करा होगा तो आपको पता चला होगा, और सॉल्व करके मैच कर लेना आंसर। इसका सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब एक क्वेश्चन मैं इसका और करा देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेल्समैन हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ 3 मंथ के उसने सेल्स रिकॉर्ड दे रखे हैं 3 आइटम्स के। 3 आइटम है ABC एंड 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, विच हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन। अब इनका डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन है, मतलब उसने ये वाला जो प्रोडक्ट बेचा है इस पे उसे अलग कमीशन मिला होगा, प्रोडक्ट बी जो बेचा है उस पर अलग कमीशन और सी पे अलग कमीशन। अब कमीशन मिलने के बाद, मतलब जितनी उसने यूनिट सोल्ड करी उसका जो टोटल कमीशन उसे मिला है वो जनवरी में इतना, फरवरी में इतना और मार्च में इतना मिला है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है रेट ऑफ कमीशन ऑन आइटम ABC। हमें ये पता करना है कि ये जो आइटम है ABC, इन पे कितना कितना कमीशन जो है उसका रखा हुआ है। मान लो अगर 90 यूनिट्स उसने बेची है और 10% का कमीशन है, तो इसका मतलब होगा कि 9 रुपये उसे एज अ कमीशन मिलेगा। ये तो मेरा मतलब मैंने एज्यूम किया है। अब हमें यही पता करना है कि कमीशन कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। नाउ वी लेट कि जो कमीशन है XYZ का, वो जो कमीशन है ABC का, उसे हम लेट कर लेते हैं X, Y और Z, मतलब X%, Y% और Z%। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देखो इसमें इक्वेशन में तुम्हें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिंपल सिंपल लिखी हुई। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन वैसे भी सिंपल ही होने वाली है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी, 90x प्लस 100y प्लस 20z इज इक्वल्स टू 800। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 130x प्लस 50y प्लस 40z इज इक्वल्स टू 900। और तीसरी इक्वेशन होगी हमारी 60x प्लस 100y प्लस 30z इज इक्वल्स टू 850, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन तो आ गई। अब इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि हम फिर से बनाएंगे अपनी 3 मैट्रिसेस, ठीक है। 3 मैट्रिसेस क्या, सबसे पहले बनेगी A मैट्रिसेस। A मैट्रिसेस क्या होगी, A मैट्रिसेस में हमारी ये सारे कॉफिशिएंट आ जाएंगे। तो दैट इज 90, 130,
60, 100, 50, 100, 20, 40 एंड 30। देखो समझ आया ना तुम्हें? अगर तुम पहले पढ़ के आए हो ना, अभी अभी जैसे बताया था, तो इसमें हमारा ए मैट्रिसेस आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिसेस क्या होती है, सही, एक्स मैट्रिसेस होती है। तो अब हम अपनी एक्स मैट्रिसेस निकालेंगे। हम सबको पता है कि एक्स मैट्रिसेस कुछ नहीं होती, जो कोफिशिएंट हमें फाइंड करने हैं वही होती है। तो इसमें क्या होगी, एक्स, वाई और जेड, क्योंकि यही हमें फाइंड करने हैं। इसके अलावा हमारी आएगी बी मैट्रिसेस। तो बी मैट्रिसेस क्या हो जाएगी, जो हमारे राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होती है, दैट इज 800, हमारी 900 एंड हमारी 850। तो ये हमारी आ गई ए, एक्स और बी मैट्रिसेस। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो अब आप इसमें क्रैमर्स रूल लगा लो या फिर आप अपना नॉर्मल रूल लगा लो, इनवर्स वाला मेथड, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि आपका क्या क्या इसमें आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मिटा लेती हूँ इसे ढंग से। हाँ, तो सबसे पहले आपका जो डी आएगा, अब मैं क्रैमर्स रूल से बता रही हूँ। तो देखो जो क्रैमर्स रूल होता है ना, उसमें आपको पता है कि एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो दैट विल बी d1/d। और डी क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है किसका, ए मैट्रिसेस का। जो आपकी ये ए मैट्रिसेस बनाई है ना हमने, ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मतलब डी क्या आएगा इसमें, डी इसमें आएगा -175,000, ये आपका आएगा डी। ठीक है, और तो आपका D1 की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी -350,000, मतलब 3,50,000। और D2 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 7 लाख। ठीक है, और D3 की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी -1,92,500। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे गाइस जीरो है, ये लिख नहीं पा रही मैं, समझ जाना गाइस, यहाँ पे जीरो है, मैं लिख नहीं पा रही। ठीक, तो ये आपकी D1, D2 और D3 की वैल्यूज आ गई हैं। D की वैल्यू यहाँ आ गई है। अब आपको पता है कि कैसे निकालना होता है। तो निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि मान लो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे, D1/d, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी y की निकालनी है तो आप यहाँ D2 कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल आंसर भी बता देती हूँ कि फाइनल आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं। तो देखो आपके जो फाइनल आंसर हैं वो आएंगे x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 11। अब ये ना आप अच्छे से सॉल्व करो पूरा, और फिर मुझे बताना कि क्या आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, देखना कि आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ मैंने आपका ये पूरा करा दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मल्टीप्लिकेशन की पूरी एप्लीकेशन। तो आप समझते हैं कि लिंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल होता क्या है। देखो ये मॉडल ये चीज़ समझाता है कि हम इकोनॉमी में कोई भी जो इंडस्ट्री है वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है वो खुद ही कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, ये कहता है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उसे ही कंज्यूम किया जाता है, मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस किया वही हमने कंज्यूम किया। सो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन यहाँ पे समझाया जाता है। ओके, और इसी बेसिस पे दो तरह के लिंटिफ मॉडल होते हैं, एक होता है क्लोज मॉडल और एक होता है ओपन मॉडल। देखो ओपन मॉडल तुम्हारे सिलेबस में है बट क्लोज मॉडल नहीं है। क्लोज मॉडल कहता है कि एक इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करती है एंटायर प्रोडक्शन वो खुद ही कंज्यूम कर लेती है, मतलब कंजम्पशन जो है वो इंटरनली होता है बस। बट ओपन मॉडल ये कहता है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उसे इंडस्ट्री खुद भी कंज्यूम करती है, इसके साथ साथ एक्सटर्नल बॉडीज जैसे हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिंटिफ मॉडल का बेसिक चीज़ है। देखो आप समझते हैं हमारा ओपन मॉडल, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ओपन मॉडल आने वाला है तो हमें सिर्फ ओपन मॉडल पढ़ना है। ओके, तो देखो ओपन मॉडल क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की है, मान लो कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है तो उसे कंज्यूम करने वाले, उसे जो भी कंज्यूम करेगा वो इंडस्ट्री खुद भी करेगी प्लस गवर्नमेंट प्लस हाउस होल्ड सब उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। ये हमारा ओपन मॉडल कहता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारी एक ना टेबल बनती है, जो ये टेबल मैंने आप राइट हैंड में शो कर रखी है, वो टेबल हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो हमारी ये है इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल क्या दिखाती है कि कैसे एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, मतलब जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, और यहाँ पे वो इंडस्ट्री जो इस वाली इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को कंज्यूम कर रही है।
इंडस्ट्री 1 ने जो भी प्रोड्यूस किया वो पहले तो इंडस्ट्री 1 ने खुद ही कंज्यूम किया, तो जो भी इंडस्ट्री 1 का खुद का कंजम्पशन था उसे हमने लिखा X11, ठीक है। फिर इंडस्ट्री 1 ने जो भी प्रोड्यूस किया उसे फिर इंडस्ट्री 2 ने भी कंज्यूम किया और उसके प्रोडक्शन को हमने लिखा X12 और ऐसी ही Xn, और टोटल हमारी जो फाइनल डिमांड आ गई वो हो गई X1 और जो टोटल आउटपुट आ गया दैट इज X1। इस तरीके से हमने इसे शो किया। वैसे ही अगर हम इंडस्ट्री 2 को देखें तो इंडस्ट्री 2 ने जो भी प्रोड्यूस किया वो अगर इंडस्ट्री 1 ने उसका जितना भी कंज्यूम किया, मान लो इंडस्ट्री 2 ने जितना प्रोड्यूस करा है उसमें से जितना इंडस्ट्री 1 ने कंज्यूम किया है उसे हम लिखते हैं X21, ठीक है। ये नंबर्स पे ध्यान देना, X21, और जो उसने खुद नहीं कंज्यूम करा है दैट इज X22, ठीक है। इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। तो हमारे जो कॉलम्स होते हैं, सॉरी हमारी जो ये रोज होती है ये बताती हैं कंजम्पशन को, और ये जो हमारा कॉलम जो है ना वो ये बता रहा है कि X1 आउटपुट को प्रोड्यूस करने में इंडस्ट्री 1 ने कितना कंजम्पशन करा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, कि अपना खुद का तो इतना कंजम्पशन है, दूसरी इंडस्ट्री का इतना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पूरी इनपुट आउटपुट टेबल होती है और इसी बेसिस पे मतलब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो इनपुट आउटपुट टेबल के फॉर्म में ही आता है और फिर हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो चलो अब आगे की चीजें समझते हैं। हमें ना सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल होता है ना इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है जिसे हम टेक्नोलॉजी या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे तुम यहाँ देख सकते हो दैट इज टेक्नोलॉजी या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना, ये सारी जो वैल्यूज होती है, ये जो वैल्यूज होती है जो इसके अंदर लिखी जाती है वो हम एक रेशोज की फॉर्म में फाइंड करते हैं। अब ये रेशोज क्या होते हैं? ये रेशोज ना हमें ये बताते हैं कि एक इंडस्ट्री, मान लो इंडस्ट्री 1 है, इंडस्ट्री 1 ने अपनी एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना इनपुट लिया है दूसरी इंडस्ट्री से। मान लो अपना खुद का उसका जो रिक्वायरमेंट है वो इतना है, कितना खुद का रिक्वायरमेंट उसका X11 अपॉन X1 है, क्योंकि टोटल उसने अपनी जो यूनिट प्रोड्यूस करी है वो X1 करी है, ठीक है। और कितना इनपुट उसने लिया है, अपना कितना आउटपुट कंज्यूम किया है दैट इज X11। तो हम एक यूनिट प्रोड्यूस करने में उसने अपना खुद का आउटपुट कितना यूज किया होगा, X11 अपॉन X1। उसी तरीके से अगर हम देखें कि उसने दूसरी इंडस्ट्रीज का कितना यूज किया है, कितना आउटपुट यूज किया है, तो सेकेंड इंडस्ट्रीज का X21 अपॉन X1। तो यही सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में इंडस्ट्री 1 ने कितना आउटपुट कंज्यूम किया है अपना, इवन दूसरी इंडस्ट्रीज का। तो इस चीज़ को हम ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजी या इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे और इसके अंदर जो भी कोफिशिएंट होता है, ये जो हमने कोफिशिएंट निकाले हैं, मतलब दिस इक्वल्स टू AIJ, ये जो हमने कोफिशिएंट निकाले हैं ना इन्हें कहा जाता है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट या फिर टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट, ठीक है। और जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है, जो हमें आउटपुट फाइंड करना होता है वो हमारा X के थ्रू शो होता है, और जो हमारी टोटल डिमांड होती है वो हमारी ऐसे D1 D2 D3 D वाली मैट्रिक्स में शो होती है। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा? हाँ देखो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तुम्हें समझ आएगा, अभी तुम बस बेसिक थोड़ा दिमाग में रख लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हें प्रॉपर समझ आएगा कि मैं क्या बात तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो टर्म्स होती है मैट्रिक्स नोटेशन की, इसे हम ऐसे लिखते हैं AX प्लस D इज इक्वल्स टू X। तो इसको जब हम लिखेंगे मतलब प्रॉपर X की वैल्यू एक साथ लेंगे तो ये हमारा बन जाता है 1 माइनस A X इज इक्वल्स टू D। अब आप पूछोगे कि मैम ये I क्या है, तो दिस इज ये वाली चीज, इसको ना हम ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं 1 0 0 1, और अगर 3/3 की होगी तो और ज्यादा हम इसे कर देंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारी चीजें 0 होती है, ठीक है। और ये जो चीज होती है हमारी I माइनस A, इसे हम कहते हैं लीएंटिफ मैट्रिक्स, ये वाली चीज होती है हमारी लीएंटिफ मैट्रिसेस। अब क्या होता है कि सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड कर लेने से या फिर ये कर लेने से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो आंसर आएगा, मतलब जो हमारा X आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि वो हमारा पॉजिटिव आए, उस चीज़ के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, मतलब दैट इज हॉकिंस साइमन कंडीशन। देखो हमारी हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या कहती है,
हमारी हॉकिंस साइमन कंडीशन ये कहती है, दो कंडीशन है हॉकिंस साइमन में, फर्स्ट ये, सेकंड ये। पहली कंडीशन है कि जो हमारा i माइनस ए होगा, ये जो हमारी लिंटिफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जब मैंने तुम्हें पहला सॉल्यूशंस कराए थे तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि डिटर्मिनेंट हम हमेशा चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं, और उसके बाद ही हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे ही हम लिंटिफ मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि लिंटिफ मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव है या नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस द डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A11 A22 ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं ये लेस देन 1 होने चाहिए। अगर ये लेस देन 1 होंगे तभी तो i माइनस डायगोनल एलिमेंट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये दो कंडीशन हमें कोई भी सॉल्यूशन निकालने से पहले चेक करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आना ही नहीं होता है और हम उसे पूरा सॉल्व कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हॉकिंस साइमन कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही। अब हम ना डायरेक्टली एक क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि क्या हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कैसे सारी चीज़ें होनी है, बस एक बार बेसिक दिमाग में तुमने रख लिया। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सपोज इंटर इंडस्ट्रीज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू इंडस्ट्रीज गिवन। अब ये दो इंडस्ट्री हैं, प्रोडक्शन एक्स एंड प्रोडक्शन वाई, इनका किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है और किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें दे रखा है कि इंडस्ट्री एक्स ने जो प्रोड्यूस किया है दैट इज 30-40, और जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड मतलब जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड की डिमांड है दैट इज 50, और हमारा ग्रॉस आउटपुट जो आ रहा है दैट इज 120। ठीक है, और जो प्रोडक्शन एक्स है मतलब जो एक्स इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है दिस एंड दिस, और टोटल आ रहा है 60। जो एक्स ने प्रोड्यूस किया है और कितना उसने खुद ही कंज्यूम किया दैट इज 30, मतलब इंडस्ट्री एक्स ने अपना खुद का आउटपुट कितना कंज्यूम किया दैट इज 30, और इंडस्ट्री वाई का कितना आउटपुट कंज्यूम किया दैट इज 20, और वैसे ही इंडस्ट्री वाई ने एक्स का जो आउटपुट कंज्यूम किया दैट इज 40 और अपना जो किया है दैट इज 10। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड टेस्ट द हॉकिंस साइमन कंडीशन फॉर द विएबिलिटी एंड कंप्यूट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट जब डोमेस्टिक डिमांड हमारी 80-40 है। अब डोमेस्टिक डिमांड अगर ये है तब तो हमें ग्रॉस आउटपुट इतना दे रखा है, बट अगर डोमेस्टिक डिमांड हमारी 80-40 हो जाती है तो हमारा आउटपुट कितना होगा हमें वो निकालना है। देखो हमारा जो इनपुट आउटपुट ये मॉडल है ना, ये हमें यही बताता है कि अगर हमें करंट की डिमांड पता है और उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन बता पा रहे हैं कि करंट की डिमांड हमारी 50-30 है और हमारी जो आउटपुट अभी करंट का है वो 120-60 होगा, तो अगर फ्यूचर में डिमांड चेंज हो जाए तो हमारा आउटपुट कितना चेंज होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो हमें सबसे पहले निकालनी होगी हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दैट इज ए, और ए मैट्रिक्स हमारी कैसे निकलती है, मैंने अभी आपको बताया कि ए मैट्रिक्स के जो कॉफिशिएंट होते हैं, अगर हमें A11 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x11 डिवाइड बाय x1। x11 क्या होता है कि जो x प्रोडक्शन है x की वो उसने खुद कितनी कंज्यूम करी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल उसका आउटपुट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 30 डिवाइड बाय 120। वैसे ही हमारा जो 40 है वो हमने लिख लिया, और 40 जो y है उसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है 60, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ऐसी x का जो दूसरा आउटपुट है दैट इज 20 डिवाइड बाय 120 एंड सेम विद 10 डिवाइड बाय 60। अब फिर से अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं बता दूं कि किस तरीके से इसके आउटपुट हम निकालते हैं। तो देखो x के जो टोटल प्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसने कितना कंज्यूम करा, कितना टोटल कंजम्पशन हुआ वो हम देख लेते हैं, और उसे डिवाइड करके हमें पता चल जाता है कि पर यूनिट कंजम्पशन कितना है, क्योंकि ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हम पर यूनिट के हिसाब से लिख रहे हैं। ये तो निकाल ली, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स तो आ गई। अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें हॉकिंस कंडीशन को टेस्ट करना होता है, एंड हॉकिंस कंडीशन क्या थी कि i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले i माइनस ए निकालते हैं। अब i माइनस ए कैसे निकलेंगे, चलो देखते हैं कि i माइनस ए। तो हमारी जो i मैट्रिक्स है वो मैंने आपको क्या बताई थी, दैट इज 0 1 और 0 1, ठीक है, 1 0 0 1। अब हमने इसमें से a माइनस करना है। a इज हमारा क्या आया था 30 डिवाइड बाय 120 एंड 40 डिवाइड बाय 60, वैसे 20 डिवाइड बाय 120
एंड 10 डिवाइड बाय 60। अब क्या मैं इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ कि हाँ 0 से 0 कट गया एंड 3 अगर हम इसे काटे तो 1/4 आ जाएगा ना। इसी तरीके से अगर इस मैट्रिक्स को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो देखो क्या आएगा। तो अब मैं इसे पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि तुम्हें भी समझ आए कि कैसे चीज़ें हो रही। तो देखो मैंने इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर मैं 1 माइनस 1/4 करूँगी तो क्या आएगा 3/4, है ना। तो इस तरीके से अब तुम इसे माइनस कर दोगे। मैं ऑलरेडी बेसिक सिखा चुकी हूँ तो मैं फिर से ये नहीं बता रही, मैं बस तुम्हें आंसर बता देती हूँ फाइनल कि क्या आंसर इसका आएगा माइनस करके। तो देखो हमारा ये आंसर आएगा जब हम इसे पूरा आई माइनस ए जब हम निकालेंगे। लेकिन हमें निकालना क्या था, आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप यू नो 3/4 इंटू 5/6 माइनस का 2/3 इंटू माइनस का 1/6। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आ रहा है दैट इज 37/72, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो हॉकिंस की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। नाउ अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में मैं तुम्हें बताया था कि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 1 होने चाहिए। तो क्या हमारे डायगोनल एलिमेंट लेस देन 1 है। हमारी जो मैट्रिक्स थी दैट इज 1/4 2/3 1/6 एंड 1/6। तुम खुद ही देख रहे हो कि सारे डायगोनल एलिमेंट हमारे लेस देन 1 है। तो हमारी हॉकिंस की दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं आगे का काम जहां हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो देखो हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। अब हमें देखना है एक्स मैट्रिक्स। तो तुम्हें सिंपल पता है कि हमें दो चीज निकालनी है, तो दैट इज एक्स एंड वाई। और इसके अलावा हमारी होती है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स हमें इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, क्या 80 एंड 40। तो 80 एंड 40 हमारी जो डिमांड है, फाइनल डिमांड, वो इन्होंने हमें दे रखी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो अब हमारी जो कैलकुलेशन एक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी। तो ये हमारा कैसे इन्वर्स निकलता है और कैसे मल्टीप्लाई होती है ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे फाइनल आंसर्स बता रही हूँ ताकि तुम खुद चेक कर सको। आई होप तुम्हें ये पता है कि इन्वर्स कैसे निकलता है। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है वैसे ही तुम्हें आई माइनस ए निकालना है, जो हमने अभी निकाला ही था, और उसका इन्वर्स निकाल देना और उसकी मल्टीप्लाई हमारी जो डी मैट्रिक्स दैट इज 80 एंड 40 वाली जो चीज़ है उससे कर देनी है। तो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ फाइनल आंसर। मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करो और ये सॉल्व करो और उसके बाद देखो कि तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो देखो हम ऑलरेडी आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके थे, दैट इज 72/37। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। ओके, अब इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 6720 डिवाइड बाय 37 एंड 3120 डिवाइड बाय 37। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट इज दिस एंड दिस यूनिट, मतलब x की इतनी यूनिट एंड y की इतनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी होगी अगर हमारी फाइनल डिमांड जो है वो 50-30 से 80-40 हो जाती है। आई होप तुम्हें समझ आ गया। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ओनली यू नीड टू डू 2-3 क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल लर्न अबाउट इट। इसी के साथ आपका जो यूनिट फर्स्ट है ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स वो कंप्लीट होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आ रहा है यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन।